हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। इस वीडियो में जो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, जो आपका सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में। इसमें जो आपकी यूनिट 4 है, इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। टोटल जो आपकी यूनिट से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो हो सकती है तो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाए, लेकिन सभी के आपको आंसर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, नारीवाद का अर्थ क्या है? नारीवाद के महत्व या विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन सेकंड है, नारीवाद क्या है? नारीवाद के विभिन्न प्रकार या रूप की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, भारत में महिलाओं की स्थिति और नारीवादी की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 4, नारीवादी के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 5 है, जो सेक्स और जेंडर से समाज विभाजन कैसे होता है, चर्चा कीजिए। तो टोटल आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे। एंड क्वेश्चन 5 का आप आंसर गूगल से देख के चेक कर सकते हैं या अपने बुक से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद यूनिट आपकी 4 कंप्लीट हो जाएगी। आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल डिसिप्लिन, तो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस बुक के अकॉर्डिंग हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना चुके हैं। इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अगर वो क्वेश्चन नहीं देगा देख लीजिएगा, उसी में से आपके क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं पेपर में। तो ये देख सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले नारीवाद क्या होता है या उसका अर्थ क्या है और किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो जो नारीवाद है ना, ये एक आंदोलन होता है जो महिलाओं के हक के लिए लड़ा जाता है, जिसमें कि पुरुषों को महिलाओं के समान अधिकार दिया जाना चाहिए। रोजगार में, शिक्षा में, किसी भी तरह के अधिकार जो पुरुष को सम्मान और महिला को एक जैसे बनाते इस आंदोलन के जरिए। तो देखिए यहाँ लिखा है, समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए जन सामाजिक आंदोलन को संचालित किया जाता है, उसे नारीवाद कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया नारीवाद किसे कहते हैं। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो महिलाएं हैं पुरुष के बीच असमानता को स्वीकार करके महिलाओं को बौद्धिक एवं व्यावहारिक रूप से सशक्त करने पर बल देने का कार्य करता है। तो मतलब कि जो महिला और पुरुष के बीच में जो भी समानता, असमानता, आप कह सकते हैं भेदभाव होते हैं, उन सबको खत्म कर देता है और महिलाओं को अपने विकास के लिए बौद्धिक एवं व्यावहारिक जो दृष्टि प्रदान करता है। नारीवाद के अंतर्गत राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन को लैंगिक समानता प्रदान करने का अधिकतम प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा महिलाओं को पुरुष के समान शिक्षा एवं रोजगार देने का भी प्रयास किया जाता है। नारीवाद को समाज में महिला सशक्तिकरण को स्थापित करने के उद्देश्य से लागू किया गया। तो नारीवाद को इसलिए भी लागू किया गया कि जो महिला है ना, अपना उनकी विकास हो सके, उन्हें पुरुषों के समान रोजगार में, शिक्षा में एक समान अधिकार प्राप्त हो सके और वो भी महिला अपना विकास कर सकते हो। और ये नारीवाद एक आंदोलन होता है। नारीवाद का अर्थ, नारीवाद शब्द का प्रयोग सामान्य उस विचारधारा आंदोलन के लिए किया जाता है जिसका उद्देश्य सदियों से चली आ रही पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को मुक्ति दिलाना है। तो जो नारीवाद क्या होता है, तो जो पुरुष के जो समाज में चली आ रही है कि पुरुषों को अधिकार प्राप्त ये काम करने का, वो काम, लेकिन उसमें महिलाओं का अधिकार नहीं, तो वही जो मुक्ति दिलाना है, उसके जो गुलाम बन के महिलाओं को नहीं रहना है पुरुष के लिए। बाद एक विश्वव्यापी आंदोलन और एक आंदोलन के रूप में इसे दिया जाता है कि जो पुरुष की प्रधानता को कम करके और महिलाओं को एक मुक्ति दिलाया जाए, वो अपने स्वतंत्र होकर अपनी पहचान बना सके। ठीक है, नारीवाद की विशेषता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमने 6-7 पॉइंट लिए हैं, अच्छे पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है समान अधिकार तथा समान अवसर। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों एवं पुरुष को समान अधिकार प्रदान किया गया जाए तथा सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। नारीवाद के समर्थकों का विचार है कि स्त्रियों को पुरुष के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो जो नारीवाद होते हैं ना, वो जो आंदोलन करते हैं, उनका कहना है कि जो पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में कोई भी उनके साथ भेदभाव ना किया जाना चाहिए। जो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, सभी को समान रूप से देखा जाना चाहिए। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अपना जीवन स्वतंत्रतापूर्वक व्यतीत करने, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने, संपत्ति रखने तथा विवाह एवं तलाक के अधिकार प्राप्त होना चाहिए।
राजनीतिक क्षेत्र में भी मताधिकार का प्रयोग करने, चुनाव लड़ने, उच्च सरकारी पद ग्रहण करने के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नौकरी के मामले में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक हो, नौकरी हो, किसी तलाक हो, विवाह, शादी, संपत्ति रखने, इन सब में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात की जा रही है। फर्स्ट पॉइंट है, इसी टाइप से आपको ये डायरेक्ट लिखा जो हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कीजिएगा। सेकंड पॉइंट है आपका, स्टीरियो लैंगिक प्रणाली नहीं है, मानव है। नारीवाद का विचार है कि स्त्रियों केवल लैंगिक प्रणाली ही नहीं तथा स्त्रियों को केवल माता, पत्नी तथा बहन के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें एक सामान्य इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आपको पता है लिंग के आधार पर लोग ये कहते हैं कि ये किसी की माता, बहन, पत्नी, बीवी कुछ भी है, लेकिन उन्हें एक सामान्य रूप से एक नागरिक के रूप में देखना चाहिए, एक इंसान के रूप में देखना चाहिए। नारीवादियों का विचार है कि स्त्रियों को भी पुरुष के समान योग्यता है, बुद्धि रखती है तथा वे सभी कार्य को करने में समक्ष है जो पुरुष द्वारा किए जाते हैं। तो उनका ये भी मानना है कि जो एक लड़का कार्य कर सकता है वो एक लड़की भी कार्य कर सकती है, उनके पास भी बुद्धि, अपने विकास करने की क्षमता, योग्यता होती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों की अधीनता स्त्रियों को इसलिए स्वीकार करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें पुरुष के समान विकास के अवसर नहीं उपलब्ध कराए जाते। और कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्त्रियों को झुक के रहना पड़ता है। इसका रीज़न यही है कि उनके सम्मान, उनको अधिकार प्राप्त नहीं है, वो अपने जीवन का विकास नहीं कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट है, स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन। नारीवादियों की मान्यता है कि परंपरावादी विचारों के अनुसार स्त्रियों को घर का काम काज करना, पति की सेवा करना, बच्चे पैदा करना तथा उनका पालन पोषण करना आदि किए जाने के विरुद्ध है। तो आपको पता है परंपरा से चली आ रही कि जो एक औरत का काम यही है कि अपने घर में संभाले, अपने बच्चे पैदा करे, अपने घर की काम काज करे, बाहर ना जाए। तो इनका ये विरोध कर रहे हैं। स्त्रियों की यह भूमिका ना होकर पुरुषों द्वारा बनाई गई है, और ये कोई देवी देवताओं के द्वारा नहीं बनाई गई है, पुरुष द्वारा बनाई गई है ये जो आपका रिवाज है। इस प्रकार स्त्री जब तक स्वतंत्र नहीं होगी तब तक उनकी भूमिका में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। जब तक वो अब स्वतंत्र नहीं होंगी, अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगी, तो उनकी भूमिका में परिवर्तन नहीं लिया जा सकता। ये जो परंपरा है चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पति एक पत्नी विवाह का विरोध। स्त्रीवादी विचारक एक पत्नी विवाह की प्रथा के विरुद्ध है। उनका मानना है कि इस प्रथा के अंतर्गत स्त्री अपने पति की दासी बनकर रह जाती है तथा अपनी सारी उम्र अपने पति की सेवा, बच्चों का पालन पोषण, घर के अन्य काम को करने में ही बिता देती है। इसलिए स्त्रियों को इस दासता की प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए इस प्रथा का अंत करना होगा। तो उनका मतलब कि जो यहाँ पर वो बात चली कि एक जो शादी हो जाने के बाद उसका पति ही सब कुछ होता है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो इस प्रथा का अंत करना होगा कि वो अपने, अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती तो इसे छोड़ के आप वो दूसरी शादी भी कर सकती है अपने, एक ही विवाह नहीं करना चाहिए इस प्रथा को। नेक्स्ट पॉइंट है, परिवार की संस्था का विरोध। परिवार की संस्था को महिलाओं की अधीनता एवं उत्पीड़न का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। परिवार में स्त्री की भूमिका को घर की चारदीवारी के भीतर ही सीमित कर दिया गया, इसलिए स्त्रियों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, परिवार में बच्चों का समाजीकरण भी इस प्रकार से होता है कि पुरुष का स्त्री का परपुरुषता बना रहे। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को परिवार द्वारा भी प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो जो परिवार है, तो आपको पता है जो स्त्री पुरुष के काम क्या है। तो जो स्त्रियों का काम है कि वहाँ पर अपने बच्चों का लालन पालन करे, अपना जो भी मतलब विकास करे बच्चों का। लेकिन वहाँ पर अगर लड़की होती है तो उन्हें कम अधिकार दिए जाते हैं, वहीं पर एक लड़का होता है तो उन्हें ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं और उन्हें पुरुष के अकॉर्डिंग सारे कर्तव्य बताए जाते हैं। लेकिन लड़कियों को घर का काम यही सब बताया जाता है, इन्हें शिक्षा दी जाती है। तो इसमें परिवार में भी इनका होता है विरोध। स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता, मतलब कि जो महिलाएं अपनी खुद की पहचान बना सके, अपनी आर्थिक पहचान बना सके, अपने पैसे कमा सके। स्त्री पर पुरुष के प्रभुत्व का मुख्य कारण है कि पुरुष पर स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता है। मतलब कि आपको पता है एक स्त्री का जो शादी करने के बाद वो पुरुष पर निर्भर हो जाती है कि वो कमा के खिलाएगा तो खिलाएगा। लेकिन अगर यहीं पर जो स्त्री अपनी नौकरी करे, खुद से अपनी पहचान बनाए, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो स्वतंत्र हो सकती है।
यदि स्त्रियों को शिक्षित करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना दिया जाए तो उन्हें पुरुषों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा तथा वो स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन कर सकेगी। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी शिक्षित करके उन्हें उद्योग धंधों तथा नौकरियों या अन्य व्यवसाय जैसे डॉक्टरी, वकालत, इंजीनियर आदि करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। तो इनका मानना है कि जो एक महिला है उसे भी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और पुरुषों को अकॉर्डिंग अपनी नौकरी करनी चाहिए, डॉक्टर की या इंजीनियर या कुछ भी पढ़ाई करानी चाहिए और इनको काम धंधे भी करने चाहिए कि एक पुरुष को अकॉर्डिंग वो निर्भर ना रहे उनके ऊपर, वो अपनी पहचान बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री एवं उत्पीड़न वर्ग। इनके साथ उत्पीड़न किया जाता है। नारीवादियों का मानना है कि स्त्री समाज के उत्पीड़न वर्ग है तथा लगभग सभी समाज में शोषण की शिकार है। वे पुरुष के पीछे थी, संपत्ति की मालिक भी नहीं बन सकती थी, ना कि नौकरी आदि उसके स्वनिर्भर ही बन सकती थी। आज भी अधिकांश स्त्री अपने परंपरा कार्य जैसे घर का कामकाज, बच्चे पैदा करना, उसका पालन पोषण करना तथा घर में सभी की सेवा करना आदि कार्यों में व्यस्त रहती है। अधिकांश स्त्री आज भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होती है। तो आपको इसमें समझ में आया कि जो एक स्त्री के जीवन है वो किस टाइप से समाज में उसका शोषण किया जाता है। उसके काम धंधे आपको पता ही है, जो बच्चे पालना, सेवा करना, घर में खाना पीना बनाना, यहीं तक सिमट कर रह रही। तो उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें अधिकार दिलाया जाए, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए कि वो अपनी आर्थिक जिम्मेदारी खुद ही उठा सकती है। यहाँ पर इसकी महत्व विशेषता थी। टोटल 7 पॉइंट, अच्छे पॉइंट आप इसे लिख सकते हैं। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा है। नारीवाद के विभिन्न प्रकार या रूप की व्याख्या कीजिए। और जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इस यूनिट में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आप कह सकते हैं 100% जरूर आएंगे। आप पेपर में देख लीजिएगा। तो इसके प्रकार देखिए। तो नारीवादी व्यवस्था को कई श्रेणियों में बांटा गया जो कुछ इस प्रकार है। तो पहला है उदारवादी नारीवाद। वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में महिलाओं को अपना प्रतिनिधित्व करने के कई अवसर प्रदान किए जाते हैं। उदारवादी नारीवादी में नारी के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है जिसमें समाज में महिलाओं को समानता प्रदान की जा सके। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं की पहचान को स्थापित करने के सफल प्रयास किए जाते हैं। तो उदारवादी में ये होता है कि जो एक महिला को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए इनको सहयोग किया जा सकता है और वो अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं समाज में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है समाजवादी व मार्क्सवादी नारीवाद। समाजवादी व मार्क्सवादी नारीवाद के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को रोकने का हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इसके द्वारा सामाजिक स्थिति में बदलाव करके नारी का सम्मान किया जाता है। यह एक ऐसी आंदोलनकारी व्यवस्था है जिसकी मदद से महिला को सामाजिक रूप से समानता के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें जो महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त किया जाता है और महिलाओं के साथ जो सामाजिक आधार पर भेदभाव हो रहे हैं ना, उसको रोकने का प्रयास किया जाता है और उसमें कम किया जाता है। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है उग्रवादी नारीवाद। उग्रवादी नारीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की समस्याओं को देश की सरकार एवं समाज के समक्ष रखा जाता है। तो इसमें जो भी महिलाओं के सामने समस्या आती है उसे कहाँ रखा जाता है? देश के अंदर और समाज के अंदर रखा जाता है कि इसकी सॉल्यूशन बताइए। उग्रवादी नारीवाद मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं को प्रोत्साहित देने का कार्य करता है जिसमें महिला न केवल घर में बल्कि घर के बाहर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और इनके अकॉर्डिंग ये है कि महिला जो अपने घर में ही और घर के बाहर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके समाज में। यह नारीवादी की एक परिवर्तन धारणा है जो सन 1960 के दशक पर प्रचलन में आई। तो 1960 में ये जो धारणा आप कह सकते हैं देखने में सामने आई कि महिला घर के बाहर और घर के अंदर दोनों जगह सुरक्षित है और अब उनकी समस्या को जो समाज और सरकार के सामने रखी जाती है और उनका सॉल्यूशन किया जाता है। और इसमें 4 पॉइंट है उत्तर आधुनिक नारीवाद। उत्तर आधुनिक नारीवाद के अंतर्गत वर्तमान समय महिलाओं की स्थिति को दर्शाया जाता है। इस व्यवस्था में महिलाओं को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है। उत्तर आधुनिक नारीवाद में महिलाओं के जीवन में पुरुष के हस्तक्षेप करने पर रोक लगाई जाती है। तो इस वाले में ये है ना कि जो स्त्री पुरुष है ना, उनके जो मान लीजिए पुरुष उनको रोक टोक नहीं कर सकते, उनका कोई भी कार्य में विरोध नहीं कर सकते, उनको स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बनाने का अधिकार है, हस्तक्षेप नहीं कर सकते पुरुष, जिससे महिला अपने जीवन समृद्ध सभी निर्णय स्वयं ले सकती है स्वतंत्रतापूर्वक। इसके अलावा उत्तर आधुनिक नारीवाद में महिलाओं के जीवन में रुकावट पैदा करने वाली प्राचीन परंपरा तथा रूढ़िवादी मान्यताओं को एक आधुनिक संज्ञा प्रदान की जाती है जिससे महिलाओं की जीवन सफल हो सके।
और जो भी परंपराएं होती है उस सबको ख़त्म किया जा सकता है और कोई भी रोक टोक नहीं करेगा और सबकी जो अपनी महिला अपना विकास करे, अपने जीवन को सफल बना सके। 5 पॉइंट है पर्यावरणीय नारीवाद। पर्यावरणीय नारीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रकृति के रूप में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाता है। यह महिलाओं के प्रति एक ऐसा माहौल है जिसका प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ता है। इसके अंतर्गत अनेकों प्राकृतिक संस्थाओं द्वारा समाज नारी की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जाता है। तो जो पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो एजेंट होते हैं तो उनका काम होता है कि जो नारी की स्थिति अच्छे बनाए, पर्यावरण की जो संस्थाओं को दो। और इसमें आपको स्वतंत्र रूप से अधिकार, समानता का अधिकार दिया जाता है। महिलाओं को एक अच्छा माहौल दिया जाता है कि वो अपने एक अच्छे माहौल में रहेंगे तो कुछ अपनी विकास कर सकेंगे। 6 पॉइंट है आपका नारीवाद के सिद्धांत। नारीवाद एक ऐसा समाज की परिकल्पना करता है जिसमें महिलाओं के जीवन में पुरुषों का कोई हस्तक्षेप या ना हो। नारीवाद वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत समाज में लैंगिक असमानता एवं भेदभाव की समस्या को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो नारीवाद स्त्री पुरुष की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको पता चल गया कि जो स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत पर आधारित है नारीवाद, तो इनमें सिर्फ महिलाओं की हक की बात की जाती है और ये एक आंदोलन होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, भारत में महिलाओं की स्थिति और नारीवाद की व्याख्या कीजिए। तो जो ऊपर अभी आपने जितना भी पढ़ा आपको नारीवाद की व्याख्या में आप लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन आपका ये महिलाओं की स्थिति जो भारत में कैसी है तो उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। अच्छे पॉइंट है, आप देखिए। प्राचीन काल के भारत में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया महिलाओं की स्थिति में भीषण बदलाव हुआ है। महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदलने लगी। बहुविवाह प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि जैसे मामले उजागर होने एक आम बात बनने लगी थी। बिगड़ते हालात को देखते हुए महान नेताओं एवं समाज सुधारकों ने इस दिशा में काम करने की ठानी। तो आपको पता है प्राचीन काल में जो महिलाओं की स्थिति से सम्मानपूर्वक एक देवी के सम्मान समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे जो समय बीतता गया ना उसमें बदलाव आते रहे। आपको पता है जो दहेज प्रथा चली रही है, सती प्रथा, कन्याओं की हत्या की जाती है जो लड़कियों की, तो उन सबको देखते हुए ना जो समाज शास्त्र होते हैं, जो नेता होते हैं, उन्होंने सोचा कि ये हालत बिगड़ रही है, महिलाओं को सुधारने की ठानी। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि महिलाओं की बिगड़ती स्थिति पर काबू पाया गया था और उन्होंने जो आंदोलन किया उसके जरिए काबू पाया गया। उसके बाद भारतीय सरकार ने भी इस दिशा में काम किया। भारतीय सरकार ने पंचायती राज्य प्रणाली में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी ताकि वह आगे आकर समाज की भलाई के लिए कार्य कर सकें। तो सरकार को ये समझ में आ गया कि जो महिलाओं को भी एक सीट का जो आरक्षण देना चाहिए, 33% जो सीट होती है वो महिलाओं के हक में दी गई कि महिला अपना विकास कर सकते हैं और समाज की जो भलाई कर सके। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति आर्थिक, सामाजिक और व्यावहारिक रूप से बहुत खराब थी। प्राचीन काल में महिलाओं को देवी का दर्जा देने के बाद भी उनकी हालत किसी राजा महाराजा की दासी के समान थी। तो जो आपको पता है जो मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन जो प्राचीन काल है ना उन्हें देवी का मतलब भगवान की जो दर्जा दिया जाता था, लेकिन जो राजा महाराजा की दासी के समान उसकी ज़िंदगी जी के रहते थे। संवैधानिक रूप से भले ही महिलाओं को समाज में ऊंचा स्थान दिया गया था, पर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो मात्र एक औपचारिकता से ज़्यादा कुछ नहीं था। महिलाओं को सामाजिक स्तर पर काम करने की मनमानी थी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उनकी राय लेना जरूरी नहीं माना जाता था। शादी से पहले लड़कियों को माँ बाप के दबाव में जीना पड़ता था, वहीं शादी के बाद उन्हें अपने पति की इच्छा अनुसार चलना पड़ता था। मुगल साम्राज्य के दौरान तो हालात और भी खराब थे। महिलाओं को सती प्रथा और पर्दे में रहने जैसे बंधनों में बांधकर रहना पड़ता था। तो आपको पता है कि जो लड़कियों की शादी होती है पहले के ज़माने में उनसे राय बात नहीं पूछी जाती थी। उनसे ये नहीं पूछा जाता था कि ये लड़की से आपको शादी करनी है नहीं करनी, जिससे भी माँ बाप कराए उन्हें करनी पड़ती थी। और उसके बाद शादी होने के बाद वो अपने पति की जो सेवा करती थी, उनकी बातों को मान के और पर्दे में रहती थी। और एक उसके बाद जो सती प्रथा, अगर उसका पति मर जाता तो उसे जला दिया जाता था। ये सब जो महिलाओं की समस्याएं देखने को मिली थी सामने। मुगल काल के बाद ब्रिटिश राज में भी हालत नहीं सुधरे थे, बल्कि उसके बाद तो व्यवस्था और भी बिगड़ गई थी। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने
बीड़ा उठाया और महिलाओं को आह्वान किया गया कि वे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लें। तो जो मुगल काल में स्थिति महिलाओं की खराब थी उसमें कोई भी सुधार नहीं देखा गया था। उसके बाद जो महात्मा गांधी जी सामने उठकर आए कि महिलाओं की स्थिति को हम सुधार सकते हैं और महिलाओं को उन्होंने बुलाया कि एक बड़ी संख्या में जो आंदोलन में हिस्सा ले जिसमें महिलाओं के लिए बात की जाएगी। इसके बाद भी सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और अरुणा हसफ अली जैसी महान नारियों का उदय हुआ जिन्होंने खुद महिलाओं की दशा सुधारने के महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो फिर महात्मा गांधी के बाद कुछ ऐसे जो महिलाएं सामने आई, जैसे आपको लक्ष्मीबाई का पता है, सरोजनी नायडू पता है कि वो सामने आई कि जो महिलाओं की स्थिति सुधर सके और वो अपनी हालत को सुधार सकते, सामने योगदान दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही व्यापक स्तर पर महिलाओं के विकास पर जोर दिया जाने लगा। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए ही काम किया था। इंदिरा गांधी खुद अपने आप में ही महिला के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत थी क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री बन चुकी थी। उनकी राय पे चलते हुए अनेक महिला समाज में गौरवपूर्ण पदों तक पहुंची। मतलब कि जो इंदिरा गांधी की प्रेरणा को लेकर ना उसके पीछे की जो महिलाएं थी उन्होंने एक समाज में एक अच्छे पद पर अपनी पहचान बना चुकी थी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, नारीवाद के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता ही है कि जो चुनौतियां कौन कौन से किस टाइप से आ सकती है कि जो महिलाओं के साथ भेदभाव, बहुत सारे आंदोलन करने पड़े। देखिए, जिस प्रकार पूर्ण स्थापित दमनकारी अत्याचार व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने वाले के सामने चुनौतियां होती वैसे ही चुनौतियां नारीवाद के सामने भी थी। लेकिन ये चुनौती अधिक गहन क्योंकि लड़ाई न सिर्फ राजनीतिक स्तर की थी बल्कि मानसिक स्तर तक भी लड़ी जानी है। नारीवादियों की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि वो मान्यता प्राप्त सामाजिक सांस्कृतिक सत्तात्मक समाज की आलोचना कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पता चल गया। देखिए, उसके विरुद्ध अपने लिए निष्पक्ष आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता और समानता की मांग करे। तो नारीवाद के सामने यही चुनौतियां थी कि वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इन सबको मांग कर रहे थे। और इसके बाद ये आपका नारीवाद के लिए जो पहली चुनौती थी एंड सेकेंड, इतना पॉइंट आपका ये लास्ट क्वेश्चन का बच रहा है। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप देख के रीड करके समझ जाइएगा। हमने इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप खुद से देख लीजिएगा इस पीडीएफ में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसी अदर क्वेश्चन की तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। वो क्वेश्चन आया वीडियो की जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।